नेक्स्ट टॉपिक है जो नेशनल इनकम। ठीक, तो अभी हम लोग इसमें टॉपिक क्या कवर करेंगे, ठीक है। अभी टॉपिक कवर करने वाले हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। क्या है टॉपिक का नाम? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। या अकाउंटिंग हटा दिए हैं तो नेशनल इनकम पढ़ना तो हमको वही अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसमें नेशनल इनकम या नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कुल 5 टर्मिनोलॉजी आते हैं। एक है जीडीपी, एक है एनडीपी, दूसरा है जीएनपी, तीसरा है एनएनपी और आपका है जीबी, ठीक है। जीडीपी में पढ़ेंगे तो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, है ना। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। क्या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑन द बेसिस प्राइस, बेस प्राइस और करेंट प्राइस। 8-10 टर्मिनोलॉजी इसको समझने के बाद फिर आपका जीडीपी इकोनॉमी का बेस है। एक यहाँ समझने का, दूसरा इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति समझने का, और तीसरा आपको बजट समझने का, ठीक है। 3 ही चीज समझने का है। चौथा कोई थ्योरी में डिमांड एंड सप्लाई, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं उसकी। तो जीडीपी का कंपोनेंट टोटल कितना है आपको, है ना, 5 जीडीपी। अब इसी को जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट हो गया, मार्केट प्राइस निकालने क्या किए, डायरेक्ट टैक्स को फैक्टर कॉस्ट में जोड़ दिए और सब्सिडी को क्या किए। जीडीपी एट मार्केट प्राइस ने अगर निकालना है तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी को हटा दिए और टैक्स को। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस पढ़ा है कभी? फैक्टर कॉस्ट अगर मार्केट प्राइस निकालना क्या है तो फैक्टर कॉस्ट में जितना सहायता दिए जोड़ दिए ताकि दाम आगे पीछे हो सके, और अगर टैक्स लगा है तो भी आगे तो फिर उसको जोड़ दिए। तो अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो जो मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी घट गया और टैक्स क्या हुआ, ठीक है। तो मार्केट प्राइस फैक्टर प्राइस सब जगह पूछे, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। तो मेन ये है, इसके बाद फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट लगा दीजिए। तो ये 5 चीजें पीडीएफ है तो लिखने की जरूरत नहीं, क्या लगता जान दे रहे हो, क्यों लिख रहे हो, पीडीएफ ग्रुप में गया है, समझो। तो जीडीपी और ग्रॉस नेट, ठीक है ना, तो उसको हम बता देते हैं ग्रॉस नेट में क्या अंतर है। पहला हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहले हम डिफिनेशन देखते हैं कि क्या डिफिनेशन आपको कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। इंग्लिश हिंदी दोनों में है और कहीं भी गूगल मारो 1000 डिफिनेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ, अब जो भी इसमें टर्मिनोलॉजी रहेगा बता देंगे। जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। किसी एक व्यक्ति वर्ष में, है ना, व्यक्ति नहीं वित्तीय वर्ष होगा, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, टैग गलत हो गया है। किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर उसके निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद का, सकल घरेलू बैटरी चेंज करिए। हेलो 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 देख लेते, हेलो हेलो हेलो, ठीक तो है अभी, हेलो चल रहा है। अब हम लोग जीडीपी में ये डिफिनेशन क्या पढ़ते हैं पहले आप समझिए। अब हमको हेलो जब भी
पहले हम लोग नॉर्मल अपने लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ते, ठीक है। हमको टेक्निकल लैंग्वेज को समझने के लिए क्या क्या समझना, देखो क्या क्या समझना पड़ेगा। जीडीपी समझने के लिए क्या क्या समझना पड़ेगा वो समझिए। पहला चीज आपको समझना पड़ेगा फाइनल गुड्स। क्या समझना पड़ेगा? फाइनल गुड्स। पहला हमको समझना है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स इसी को बोलते हैं अंतिम वस्तु, है ना। क्या लिखा? फाइनल गुड्स, है ना, अंतिम वस्तु। सब समझना। दूसरा है आपको डोमेस्टिक टेरिटोरी, घरेलू सीमा, डोमेस्टिक टेरिटोरी। सब बड़ा गर्मी लग रहा है, विंडो में खोल दो, सफोकेशन हो रहा है। तो अपने फैन करो, विंडो खोल दो, विंडो तो खोल दो, इधर भी आके खोल दो। डोमेस्टिक टेरिटोरी, क्या गई? घरेलू सीमा। अब इससे भी प्रश्न आ जाता है, ठीक है सर। तीसरा है रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंस। तीसरा वर्ड है आपको रेसिडेंट, नॉट सिटीजन। रेसिडेंट्स मतलब निवासी, समझ रहे ना, निवासी। और चौथा है हमारा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। हर से क्वेश्चन आता है। अब सबसे इजी वाला पहले पढ़ लेते हैं। पहला है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से। इसीलिए एक साल में 2 साल का नाम आता है, 23, 24, 24, 25, 25, 26। ऐसे सुने हैं ना आप लोग? जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? 1 अप्रैल 2023 से लेकर 24 है, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर है जो अप्रैल से मार्च से, अप्रैल से, ठीक है। दूसरा आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर जुलाई से जून चलता है, जुलाई से। और हम लोग का भारतीय कृषि का चैत से लेकर फागुन तक। विक्रम संवत चैत से लेकर। हिंदू धर्म का पहला महीना कौन है? चैत। और अंतिम महीना कौन है? फागुन। इसलिए जब लास्ट दिन होली का होता है तो होली गाते गाते लोग फिर क्या करते हैं? समापन में चैता लगते हैं। राम जी का जन्म किसमें हुआ? चैत। इसलिए लोग गाना गाते हैं मगही में, राम जी जन्म ले लो चैत महीना। तो 9वीं तिथि, ठीक है ना, चैत महीना। तो इस तरह से चैत महीना। और फागुन जो होता है लास्ट। तो हम लोग क्या होता है कि गेहूं का फसल एकदम दिसंबर में बोया जाता है, नवंबर में, और फरवरी तक लहलहा जाता है। और उसी समय हम लोग का फागुन का महीना आता है, मार्च में। तो 1 महीना किसानों को जम के छुट्टी रहता है, और 1 महीना खूब एकदम फसल लगा हुआ है, खुशी में एकदम कि लहलहा रहा है फसल, एकदम गेहूं का और सब चीज का। और किसान एकदम झूम के 1 महीना अपना पूरा भर फागुन क्या करते हैं? बहुत मस्ती करते हैं। फिर उसके बाद चैत आता है तो गेहूं की कटाई उठाई, चैत लास्ट होते होते अप्रैल महीने में गेहूं की कटाई उठाई सब हो जाती है। मई में प्रचंड गर्मी सर, इसलिए हमारे यहाँ उस समय सब खाली रहता है, टाइम पास होना चाहिए। तो अप्रैल मई में लगन का महीना शुरू हो जाता है सर, अप्रैल मई जून में।
और खीरा ककड़ी, इसलिए उस समय सलाद वाद जायद फसल खीरा ककड़ी। तो अप्रैल मई, लास्ट मई स्टार्टिंग जून तक 3 महीना किसान जो है शादी ब्याह पर परिवार घूमने में मस्त रहते हैं। इसलिए पहले लोग जाते थे शादी दिन में, फूफा ऊपर तो 15 दिन पहले ही से आ जाते थे, मामू 1-8 महीना पहले से आ जाते। संभव था पहले, आज के युग में तो नहीं। आज तो संजय के गए रहती है कि भाग है, अब ओकर बाद रहती है कि गए रहती है कि भाग है। लोग 9 बजे आ रहे हैं, 11 बजे। तो पहले इसलिए गांव में जो आते थे लोग 1-1 महीना गेस्ट रहते, और 1 महीना कोई गेस्ट रहेगा, ये तो है नहीं कि आपका खा के सुतल रहे, वो आपका गाय भैंस चारा चारी सब जितना सब करना है। और फिर जून से बारिश का मौसम आ जाता है, और फिर आपका खरीफ फसल धान चावल ये सब बुआई जून जुलाई में होता है। और अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आते तो क्या होता है, धान की कटाई हो जाती है, और अक्टूबर तक धान की कटाई हो गई। फिर 1 महीना 2 महीना फिर मस्त अपना दशहरा दिवाली सब गेहूं को बुआई करके दशहरा दिवाली अपना गेहूं के पहले ही पड़ जाता है। दशहरा दिवाली खूब 1 महीना फिर त्योहार, और फिर अपना नवंबर में गेहूं की बुआई। तो हमारा जो चक्र था ना भारतीय उपमहाद्वीप का, वो बहुत ही बेहतर था। तो फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब दूसरा देखते हैं फाइनल गुड्स। दोनों डिफरेंस समझ में आएगा। अंतिम वस्तु और एक इंटरमीडिएट गुड्स। एक स्टार्टिंग जो है, फिर इंटरमीडिएट है, और फिर अंतिम। जैसे गेहूं, आटा, और क्या हुआ, ब्रेड, और चले जाओ ब्रेड पकौड़ा। ये तो प्राइमरी रिसोर्सेज हुआ। अगर गेहूं हम लोग खरीदे और घर में बना के खा लिए, कंज्यूम कर लेते, ये स्टार्टिंग गुड्स हो गया, एक फाइनल गुड्स हो गया। जैसे हम लोग गेहूं में लाए, और है ना, घर में चक्की में लोग पहले महिला क्या होती थी, पीस लेते। जानवर क्या खाता है, आटा की चोकर। तो स्वस्थ कौन रहता है, आपकी ज्यादा जानवर। तो पहले तो लोग डायरेक्ट मोटा, जैसे हम लोग आटा पीसते हैं, अभी चालते हैं, जो चोकर है, तो वो हम लोग जानवर तो है नहीं, लेकिन आटा जो अभी पैकेट वाला था कितना महीन होता है। तो इसलिए पहले आता था कि जाता पीसा था। जाता पीसने से होता क्या था कि उसमें चोकर मिक्स रहता। तो आपको जो चोकर हम लोग गायों को देते हैं, तो बहुत मोटा निकलता है उसको, लेकिन जो जाता में आटा होता था, गेहूं का एक भी अंश जो था बर्बाद। अब जाता तेज गति से चल रहा, तो बहुत सारे प्रोटीन में जल के खत्म हो गए। चक्की से आटा निकाल, हाथ डाल दिया, हाथ जल जाएगा। तो घर में जाता, इसलिए उस समय दतवन करते थे। बिहार में क्या है, दतवन की ब्रांडिंग हो जाए, नहीं पड़े दतवन पूरा इस तरह से उसको डॉक्टर के साथ लेके और मीडिया के लेके ब्रांडिंग करें, तो कुछ दिन के लिए दंत कांति का क्या बाबा रामदेव का जो कोलगेट सबको हालत खराब कर दिया था। तो अगर हमारे पर नीम का दातुन, बबूल का दातुन का ब्रांडिंग हो, उसको पूरा छील के बढ़िया से सेव करके और इतना बड़ा दिया जाए, और बच्चों को स्कूल से लेके अपने हमारे जो मिनिस्ट्री है उसके फायदे उदे बनाए डॉक्टर, तो हमारे के यहाँ पेप्सोडेंट कोलगेट खत्म हो जाए। इसलिए दादी सबका दांत 80 साल तक भी, 80 साल में भी चना कुरकुर के खा जाते। दादी के तारी चिपती है, बोलो हाँ, बोलता चश्मा 84 साल में बड़े पापा ने किए और चश्मा नहीं लगाए थे, तो समझ रहे, चले उधर ज्यादा नहीं तो ये भूल जाएंगे। अब तुम दादी कहिए, पर फूफा की कहानी बता रहे, तुम मौसा की कहानी, तो मामू खाला की कहानी। अब गेहूं से आटा बना, तो आटा जो हो गया, अब आटा घर में खा लिए, तो ये गेहूं हो गया इसका इंटरमीडिएट गुड्स, आटा हो गया फाइनल गुड्स। समझ रहे ना। अगर आटा से क्या बना, ब्रेड। अब ब्रेड हम लोग जो जहां पर कंज्यूम हो जाए, मतलब उसका अगला चरण ना हो, तो वही उसका फाइनल गुड्स हो। मान लीजिए 10 किलो गेहूं था, जिसको हमने पिसाया 10 किलो आटा के रूप में, ठीक है, और उस दुकानदार ने 2 किलो क्या किया, ब्रेड। अकाउंटिंग कैसे होगा,
आकलन करना है अकाउंटिंग। अगर हम 10 किलो आटा जो है, मान लीजिए 10 किलो गेहूं, तो इसका दाम नहीं जोड़ेंगे, क्या हुआ, आटा में कन्वर्ट हो गया। तो मान लीजिए 50 रुपए के जी आटा कैसे हुआ, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं, 10 साल हो गया काम करते। सही है बोले। तो मान लीजिए कि 40 रुपया किलो आटा है, 10 किलो आटा कितना हो गया, 400। आई गेहूं जो बिका था वो मान लीजिए 30 रुपये बिका था, तो अगर 10 किलो गेहूं जोड़ेंगे तो 300, और फिर 10 किलो आटवा जोड़ दिए तो 400, तो हो गया 700। तो गलत हो जाएगा अकाउंटिंग, गलत है कि नहीं हो गया। अगर आप आटा जोड़े तो 700 आटा जोड़े तो फिर किसी दूसरा पैसा मिल गया, गेहूं रख ले आटवा तक अंतिम में की। तो डबल अकाउंटिंग ना हो तो आटा इसीलिए 40 रुपए किलो हुआ कि आटा बनाने वाला गेहूं खरीदा होगा 30 रुपए जाता है, तो 30 रुपए शामिल हुआ और उसको पीसने के बाद 10 रुपए और जुड़ गया, 40 में 10 रुपए जुड़ा। तो 30 तो पहले, 40 में 30 पहले से जुड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। जैसे आपको आटा बेचना है ना, तो आपने 30 रुपए गेहूं खरीदा, खर्चा हुआ 30 रुपया, आपने 40 रुपए बेचा, 1 किलो गेहूं 70 रुपए में दिए, आपको 10 रुपए मिला, क्योंकि जो 40 रुपया मिला उसमें 30 रुपया क्या करना पड़ेगा, दे देना पड़ेगा। तो गेहूं वाला 30 रुपया जुड़ेगा 10 किलो में, आपका क्या जुड़ेगा 10 किलो में, 10 रुपया। तो मिला जुला के अकाउंटिंग सही हो गया कि नहीं हो गया। तो जो पीछे का गुड्स है जिसका अकाउंटिंग में नहीं जोड़ते हैं, अगर वो गुड्स पूरा कन्वर्ट हुआ। अब सुनिए, 2 किलो का क्या बना, ब्रेड। अभी 1 किलो ब्रेड का कीमत हो गया 300, मतलब कि 100 रुपए रख लेते हैं, मतलब ठीक है, 1 किलो 150 रुपए तक मजदूर फैक्ट्री सब लगा, और 2 किलो ब्रेड का कितना हो गया, 300, कई ब्रेड बन गया इसमें। तो अब यहाँ पर आटा कितना खत्म हुआ, 8 किलो, और 2 किलो आटा कहाँ चल गया, आगे कहाँ चल गया, तो 8 किलो यहाँ आटा जोड़ लिया। अभी आगे क्या जुड़ेगा, 2 किलो, 10 किलो आटा नहीं जोड़ेंगे, तो फिर यहाँ 10 किलो जोड़ लेंगे, और 2 किलो फिर यहाँ जुड़ गया, तो डबल अकाउंट। समझ रहे कि नहीं। इसीलिए जब ब्रेड का दाम जोड़ दिए 2 किलो, तो गेहूं से लेके आटा से होते हुए ब्रेड तक का, तो 2 किलो गेहूं बिका कितना में, 300। तो पीछे उसका कोई भी अकाउंटिंग, इसलिए अंतिम वस्तु का। अब ब्रेड बना तो ये नहीं कि उसमें गैस का कीमत जोड़ रहे हैं, उसमें ये मक्खन का है कि नहीं। अब ब्रेड पकौड़ा बन गया उसका, तभी किसका कीमत, ब्रेड पकौड़ा। अब ब्रेड पकौड़ा में तो तेल भी लगा, छानने वाला मजदूरी भी लगा, पैकेजिंग करने वाला लगा, तो उस सब दाम को क्या किए, ब्रेड पकौड़ा में जोड़, सबका जोड़ के ना, तो उससे जुड़ा हुआ जितना वो सब वस्तु है सब इंटरमीडिएट गुड्स। इसीलिए किसी का भी अब जितना प्लास्टिक लगा नहीं जुड़ेगा, जितना तेल है उसका भी तो सब किसमें चल गया। जैसे गेहूं से आटा बनाने में जितना चीज लगा सब आटा में शामिल है ना, ईसाई सब लेकर, तो अंतिम वस्तु को जोड़ लेते हैं। तो 2 किलो का 1 किलो अगर ब्रेड पकौड़ा में गया, तो फिर ब्रेड पकौड़ा का 1 किलो जोड़ लेते 1 किलो कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो ये फिनिश गुड है, अंतिम वस्तु की क्या बोलते हैं, फिनिश। ये मार्केट की कीमत अगर हम जोड़ ली, तो सबका कीमत जोड़ लिया, यानी कि 2 रुपया उसका, 3 रुपया उसका, फिर जोड़ते हैं 5, फिर बनेगा 5, 3, 8, ऐसे तो बहुत हो गया। अब फिर 30 तो 30 फिर वो जोड़ दिए, तो पता चला इसका दाम हो गया 68 रुपया, आया 10 रुपये का। अंतिम वस्तु समझ गए आप लोग। अंतिम वस्तु क्या बोलते हैं, फिनिश गुड, फाइनल गुड्स, मतलब वो कंज्यूम हो गया, वो क्या हो गया, क्या हो गया। जैसे पतंग, तो पतंग में डोरा लगा हुआ है, वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। पतंग में कमानी लगा हुआ, क्या हो गया, वो सब जोड़ के ना जोड़ लिए हैं। तो जब यह हो गया तो इसका हिस्सा सब में बटेगा ना, या फिर ऐसे जोड़ लीजिए। इस पतंग में जब माइक्रो लेवल पर जाइए, कमानी का दाम जोड़ लिए, फिर अंतिम का दाम पर जोड़िए, कमानी का दाम, धागा का दाम, प्लास्टिक का दाम, सबको जोड़ लिए, तो आगे इक्वल टू फाइनल गुड का दाम रखिए, सबका अलग अलग जोड़िए, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अंतिम गुड्स क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताइए। इंटरमीडिएट गुड्स और अंतिम, माध्यमिक वस्तु और अंतिम वस्तु, कोई दिक्कत। तो जीडीपी में क्या जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है,
क्या रहा जाता है? ये भी क्लियर? एक बार नजर समझ लेगा। अभी सब में हम लोग 2-2, 3-3 क्लास लेते थे, तो हालांकि उतना जरूरत नहीं था। अब शुरू में आईएएस की तैयारी करके आए थे तो दिमाग वैसे ही था, एकदम उसी लेवल पर पढ़ाना है। फिर हम अपने सुधर गए, क्योंकि बड़े से जाते मार्केट में 10 दिन तक जीडीपी बता रहे हैं, 15 दिन जैसे 3 महीने से हिस्ट्री चल रहा है, 3 महीने हाँ पॉलिटी चल रहा है। मैसेज करने वाले महान विद्यार्थी को हम खोज रहे हैं, कौन आ रहा होगा क्लास में जरूर। हाँ होता है, यहाँ से डेला तक पढ़े कभी वो साइकिल रखो ना, दिन में पढ़ित रहो, रिजल्ट नहीं होगा ना तो हम दोस्त। अब प्रतियोगिता भाग में नहीं लिया तो ना, क्वेश्चन में खरीदा तो नहीं, सुबह शाम 2 घंटा साइंस पढ़ा तो नहीं, तो कोचिंग से रिजल्ट तो 100 को पढ़ेगा तो कैसे होगा? खान जब 45 लाख लेकर एडमिशन लिया, 20 की जरूरत तो होगा। अब ये हो गया पॉइंट। अब एक और छोटा सा और, निवासी किसको कहेंगे? देखो निवासी मतलब नागरिक नहीं, क्या जाना है? जाना तो जाओ, नहीं लो, क्योंकि अभी हम आशा करना छोड़ दिया, आपको मान में जाइए, समझ में आए या नहीं? कितना बोल बोल के दिमाग खराब करेंगे, क्योंकि ऐसा फील होता है ना जैसे कि हम तुम लोग पढ़ाने को बोला था कि यही हम पैदा हुए इसी कर्जा पढ़ाई में छोड़ा, 7 जन में कर्जा था, एक को पूछना पढ़ रही पढ़ना रखो। हाँ जाओ तो ऑनलाइन में पढ़ी होगी ना, कुछ बोलते हैं कि हाँ किसी को जाना है तो हिम्मत आता नहीं, जाओ। कहाँ डॉक्टर क्या उसे बैठता है, तुमको जाना है दिखाना, जाओ। वही क्या 2 घंटा में तो दुनिया का सब काम एक कुछ में करता है। तो सुबह 1 बजे से 4 बजे डॉक्टर बैठता होगा, नंबर आ जाएगा, जाओ जाओ जाओ, एग्जाम के लिए नंबर आ जाएगा, जाओ। डॉक्टर के नंबर आ जाए, एग्जाम में नंबर बड़ी मुश्किल से आएगा। 2 दिन टाइम होइए करूँगा। कुछ लोग और हिम्मत कर रहे हैं, 2 उठे तो हौसला मिले, कुछ लोग ऐसे उठते हैं, पैसा नहीं पैसा किताब कॉपी लेके। इतना करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने को तो लोग पा ही रहे हैं। तो अंतिम वस्तु हो गया, कल कौन सा दिन है? ठीक है, तो अच्छा मैं बस खाली एक और, क्या हो गया ये दिन और दे देते, ठीक है, ज्यादा बदल हो रहा है। आज कितना बार टाइम बता? 1:11 आगे वाली यहाँ से निकलेगी ना, 3 लोगों को फोन करेंगे, घर 5-6 से चक्का चौकड़ी, चलो मतलब मार्केट घूम लेते हैं, बिहार घूम लेते हैं, नहीं नॉर्मल ही होता होगा ना। बाहर निकलते पहले यहाँ से 1 लेट हो रहा है, जाके देखेंगे तो 15 मिनट फुचका खाएंगे। बात बदल हो गया तो हंसोगे तभी नहीं रिलैक्स होगा। तो ये हो गया। अब देखिए रेसिडेंट समझिए, निवासी। निवासी का मतलब नागरिक से देखते हैं, निवासी का मतलब एक्चुअली क्या है, कल शुरू करेंगे ना तो क्या होगा, नए बच्चे आ जाएंगे जिसे सुना नहीं रहा तो फिर हो जाएगा दिक्कत। तो निवासी में देखिए, जिसको अगर इमरजेंसी हो तो चल जाए, क्योंकि 5-10 मिनट का क्लास 20 मिनट तो रिकॉर्डेड है ही, ठीक है ना। बाकी बैठिए, अगर मान लो कोई कारण है तो ये रिकॉर्डेड आज वाला क्लास है, डेली रिकॉर्डेड नहीं करेंगे क्योंकि फिर तो वायरल हो जाएगा। तो निवासी, अगर कोई पूछता नहीं वायरल का हो जाएगा।
तो निवासी क्या होता है? निवासी मतलब नागरिक नहीं। आप थोड़े हो गए बारे में। तो निवासी जो होता है, देखिए अब निवासी का डिफिनेशन क्या है? किसी भी देश के भीतर 182 दिन से अधिक समय के लिए निवास करने वाले लोग उस देश के निवासी कहलाएंगे। अब समझिएगा, निवासी मतलब क्या? बहुत अच्छा से, जैसे आप पंजाब के हैं, 182 मतलब क्या हुआ? 6 महीना लगभग, 182 दिन पूछता है निवासी। आप पंजाब के हैं, ठीक है, और शादी उदी हुआ और चले गए कनाडा, और कनाडा में 8 महीना रह गए। तुम लोग मत सोचो कष्टा चल रहा है काफी, ठीक है। हाँ, तो 8 महीना कनाडा में रहे, तो आप हैं नागरिक भारत के, पासपोर्ट लेके नागरिक कहाँ के? और 8 महीने से कहाँ रह रहे? नागरिक है भारत के, लेकिन निवासी कहाँ हो गए? मतलब भारत के लिए क्या हो गए? गैर निवासी। और निवासी का अंग्रेजी क्या होता है? रेसिडेंट। रेसिडेंट कहाँ हो गए? कनाडा के। आप भारत के लिए हो गए नॉन रेसिडेंट, एनआरआई बोलते हैं जिसको। फिर समझिए क्या बोले, फिर समझिए। किसी भी जगह के लिए निवासी होने के लिए 6 महीना मतलब 182। निवासी आप कहाँ के, इसके लिए क्या है? 6 महीने कह रहे हैं तो वोटर लिस्ट आपको नाम पड़ जाए। तो हम ये कह रहे हैं, नागरिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, समझिएगा बार बार। कारण कि अगर आप रह रहे हैं, आप पंजाब से चल गए कनाडा, और कनाडा में तो आप भारत के भी निवासी थे। क्या थे? भारत के रेसिडेंट थे। चले गए कनाडा, 6 महीना 182 दिन से अधिक रह रहे हैं। तो अब यहाँ से 6 महीने चले तो शर्त है कि निवासी सब तभी आपके साथ रहेगा जब आप 182 दिन से यहाँ, मतलब 182 दिन अगर बाहर चले गए, भारत में 182 दिन, पर भारत में रह रहे हैं तो निवासी है ना। लेकिन अगर भारत से बाहर चले गए 182 दिन बाहर में, विदेश में, तो आप क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एनआर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। और किसी देश है तो उसका नाम लग जाता है। भारत है तो एनआरआई, पाकिस्तान है तो एनआरपी, कनाडा है तो एनआरसी, जापान है तो एनआरजे, जर्मनी है तो एनआरजी। तो भारत के जितने नागरिक हैं, आपके भाई बंधु फैमिली में जो भी विदेश रह रहे हैं, तो वो भारत के लिए क्या हो गए? एनआर। सिटीजन का कोई मतलब इससे, नागरिक का कोई लेना देना। अब देखो, कनाडा का आदमी, जर्मनी का अंग्रेज, उसकी कंपनी यहाँ है, वो भारत में 6 महीना से रह रहा है, 182 दिन से ज्यादा, तो भारत के क्या हो गया? रेसिडेंट। कनाडा का व्यक्ति क्या हो जाएगा? भारत का निवासी, लेकिन नागरिक होगा क्या? तो निवासी में देशी और विदेशी दोनों हो सकते हैं, और गैर निवासी में भी देशी विदेशी। अब जो आप अमेरिका के लोग हो तो हमारे तो निवासी है नहीं, एनआरआई भी नहीं हो, क्योंकि आप एनआरआई तभी होंगे, भारत के रेसिडेंट तभी होंगे, आपको सिटीजन से मतलब कि अगर आप भारत में रह रहे हैं 6 महीने ज्यादा, तो भारत के क्या हो गए? रेसिडेंस हो गए, आरआई। चाहे जापान को, अमेरिका को, सिंगापुर के, कोई भी भारत में रह रहा है 182 से क्या हो जाएगा? रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ भारत के निवासी। अगर मान लीजिए 100 अंग्रेज बोध गया, बहुत सारे रह रहे हैं, देखोगे चाइनीज विनीज सब, जापान थाईलैंड मंदिर में रह रहे हैं ना सब, तो भारत के क्या है? लेकिन वो अपना नागरिकता वहीं का रखेंगे। तो निवासी होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप भारत के ही नागरिक हो। भारत के नागरिक हैं, आप कनाडा में रहते, भारत के निवासी हैं नहीं, भारत के नागरिक हैं लेकिन रह रहे कनाडा में, तो कनाडा के निवासी। नागरिक से निवासी, गैर निवासी से कोई मतलब। हम लोग भारत के सब नागरिक हैं और यही रह रहे थे, निवासी भी। हाँ का कोई बात कैसे क्लियर है? अब दिमाग में लगाइए कुछ क्वेश्चन तो निवासी के। हम लोग भारत के
अगर नागरिक हैं तो निवासी हो भी सकते हैं, और चले गए कनाडा में तो निवासी नहीं भी हो सकते। हम लोग नागरिक हैं, सब लोग क्लास बैठे हैं, इसी में 2 लोग को जॉब लगती है। ये 2 लोग चले गए कहाँ? अभी निवासी हैं, 6 महीने ज्यादा रहे तो क्या हो गए? गैर निवासी। कनाडा में भी रह रहे तो सिटीजन नहीं क्या? इंडिया में भी रह रहे तो भारत के नागरिक निवासी हो भी सकते, निवासी भारत के नागरिक के लिए नागरिक हम हैं तो हम यहाँ निवासी हो भी सकते हैं, निवासी हम यहाँ तो निवासी है, नहीं है तो पहला। दूसरा, अगर कोई नागरिक यहाँ का नहीं है, अब इससे कोई आ जाए जापान के व्यक्ति यहाँ बैठ जाए तो भारत का नागरिक है? जापान के व्यक्ति यहाँ बैठ जाए तो भारत का नागरिक है? लेकिन 6 महीने से यहाँ बैठ जाए भारत का क्लियर हुआ? तो टर्म क्या है? 182। इसलिए इकोनॉमी में नागरिक वर्ड नहीं होगा, ठीक है? अब समझ, ठीक है? रेजिडेंट हो गया। अब डोमेस्टिक टेरिटरी देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी। देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी क्या लिखा हुआ है? पॉलिटिकल फ्रंटियर एंड टेरिटोरियल वाटर शिप एंड डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? भारत का जो बाउंड्री, भारत का बाउंड्री होता है, तो हमारे देश का राजनीतिक सीमा देखिए, हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्री से भी अब यहीं से जीडीपी शुरू हो जाता है। अब पॉलिटिकल बाउंड्री थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको समझने का प्रयास करिए आप लोग ध्यान से। कलम हम अपने स्टूडेंट को जानते हो उठाने नहीं देते। अगर आप पढ़े रहिए तो जितना पढ़ा तो उसका 8 गुना 10 गुना और पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अपना ही लेवल डाउन करना पड़ता है मुझे। इतना चिल्ला करने के बाद आगे तब पढ़ाता आदमी की किताब खरीदे, किताब ले लिए, वेयर ले लिए, घर से पढ़ के आ रहे हैं, तब ना अगला स्टेज पढ़ाएंगे, नहीं तो आप तो कुछ याद ही नहीं रहे। अब हम अपने लेवल का 10% पढ़ाते हैं, लेकिन वही तो बताया कि यही जीडीपी लोग को 10 दिन पढ़ा, 12 दिन 14 दिन, ठीक है? और कोचिंग खोलने की भी कहानी है जीडीपी से। जब हम इंटरव्यू की तैयारी करा तभी कोई कोचिंग वाला से बहस हो गया तो हम बोले कि चलो कोचिंग खोल देते हैं। तो जीडीपी बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो जीडीपी में देखिए बाउंड्री, जीडीपी में भौगोलिक सीमा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री, इकोनॉमिकल बाउंड्री हम लोग देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? जीडीपी में क्या देखा जाता है? इकोनॉमिकल। अब ये पढ़ लिए तो तुरंत हो जाएगा। देखिए किसी भी देश का ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या होता है? भौगोलिक सीमा। और पॉलिटिकल बाउंड्री और इकोनॉमिक सीमा, चलिए ये हमारा पाकिस्तान है। पॉलिटिकल बाउंड्री या ज्योग्राफिकल बाउंड्री हम लोग पढ़ेंगे, इसमें इकोनॉमिक बाउंड्री। क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक बाउंड्री। देखिए ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या हुआ? नीचे हमारा अंडमान निकोबार है, श्रीलंका हो गया इधर, और ये आपका क्या है? म्यांमार, नहीं म्यांमार, और यहाँ पर हमारा अंडमान, और यहाँ पर क्या है? ग्रेट निकोबार इधर पर। तो हमारा बाउंड्री क्या हुआ? पूरा इंडिया का मैप है ना, और अंडमान निकोबार इधर क्या है? लक्षद्वीप। यही ना हमारा बाउंड्री है। हमारा ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री हुआ या पॉलिटिकल बाउंड्री, लगभग दोनों बराबर होता है। भारत की राजनीतिक सीमा। तो मोटा मोटी जीडीपी में यही होता है, बस आर्थिक सीमा में थोड़ा सा प्लस कर देता है।
जैसे आपका 90 रुपये प्लस 2 92 रुपये, तो 90 रुपये ही है, तो प्लस 2 बताएंगे। अभी डिफिनेशन क्या था कि विद इन द, हम लोग नॉर्मल ऐसे बोलते हैं इकोनॉमिकल बाउंड्री के समझने के लिए ज्योग्राफिकल बाउंड्री, समझने क्या बोलते हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल इकोनॉमिकल बाउंड्री इज ग्रेटर देन ज्योग्राफिकल, कैसे एक नॉर्मल हम अभी बोल रहे हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्री, लेकिन बोलना चाहिए क्या, इकोनॉमिकल। तो किसी भी देश, जीडीपी क्या होता है कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, अब हमारा देश ये है, किसी भी देश के आर्थिक सीमा, और समझने के लिए हम ज्योग्राफिकल बाद में सुधार लेंगे, तो किसी भी देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, within the geographical boundary of country, the total production of the price value of total production of final goods and services during a financial year is called GDP. तो किसी भी देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एक वर्ड और छूट गया, उस देश के समस्त निवासी क्या होगा, नागरिक नहीं, किसी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर उस देश के समस्त रेजिडेंट, किसी भी देश के ज्योग्राफिकल इकोनॉमिकल बाउंड्री के अंदर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में उस देश के समस्त रेजिडेंट्स, उस देश के सभी रेजिडेंट्स के द्वारा टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, the price value of total production of final goods and services is called GDP of that country. क्या होता है, within the geographical या economical boundary is greater than geographical boundary। तो हम थोड़ा बोलने में ठीक लगा, इसलिए थोड़ा सा हल्का से प्रश्न गलत बोल रहे हैं, या इकोनॉमिकल बाउंड्री समझ ले, लेकिन ज्योग्राफिकल बाउंड्री से थोड़ा सा इमेजिन हो रहा है, फिर इकोनॉमिकल बढ़ा देंगे। तो हम ये कह रहे हैं मोटा मोटी 90% जीडीपी इसी में विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री, ठीक है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द प्राइस वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हमने क्या बोला, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, फाइनेंशियल ईयर, है ना, the final price value of total production of final goods and या final price value बोल दिए, या final goods and services नहीं बोलना, final price तो final good का होना, तो final price value of total goods and services by the residents of particular country। तो किसी देश के समस्त निवासियों के द्वारा, किसी देश के टोटल रेजिडेंट समस्त निवासियों के द्वारा उस देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को उस देश का क्या बोलते हैं, जीडीपी। अंतिम मौद्रिक मूल्य, फाइनल प्राइस वैल्यू, अंतिम फाइनल मौद्रिक मूल्य, प्राइस, the final price value of total production of goods and services within the geographical boundary of the country during the financial year by the resident। तो अब यहाँ पर जो डिफिनेशन था, उस थोड़ा डिफिनेशन तो देख लीजिए कि क्या था, जीडीपी इज द मनी वैल्यू। अब देखिए हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या लिखा, जीडीपी इज द मनी वैल्यू, एक ही समझना शुरू हो गया। मौद्रिक मूल्य, मनी वैल्यू मतलब मौद्रिक मूल्य, जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स होगा तो जीडीपी में किसका कैलकुलेशन नहीं होता है, इंटरमीडिएट गुड्स का। जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन द domestic territory of a country, domestic territory of a country, क्या economical territory, domestic घरेलू सीमा या economic सीमा of a country during a किसी वित्तीय वर्ष में
एक व्यक्ति ने किसी वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा के भीतर उसके निवासियों के द्वारा उत्पादित प्रोड्यूस है ना समस्त अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना अंतिम मौद्रिक मूल्य ही उस देश का जीडीपी। डेफिनेशन समझ गए आप लोग है ना। अब रेजिडेंट इज द वन हु इज रेसिडिंग इन द कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज इंक्लूडिंग बोथ सिटीजन एंड एलियंस। जो देश के लोग नागरिक और विदेशी। एलियंस मतलब क्या होता है विदेशी। जीडीपी में आप बताइए जीडीपी में देश के नागरिक का भी कंट्रीब्यूट होता है और विदेशी नागरिक का, क्योंकि दोनों रेजिडेंट हो सकते हैं। तो हम रेजिडेंट बोल दिए तो रेजिडेंट मतलब ये होता है कि कोई भी जो रह रहा है रेजिडेंट, जो रह रहा है वो क्या हो गया रेजिडेंट। वर्ड है जो में कोई समझ नहीं। भारत में जो रह रहा है भारत में क्या है जो भारत में, जो मतलब कोई भी, मतलब कोई भी भारत में रह रहा हो भारत का निवासी है अगर वो 182 डेज से ज्यादा क्लियर हुआ। इसलिए वर्ड क्या होता है निवासियों के द्वारा। तो जीडीपी क्या किसी देश में उस देश के समस्त निवासियों के द्वारा किसी एक साल में किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश के घरेलू सीमा में उत्पादित कुल वस्तु और सेवा को उस देश का जीडीपी। अब समझिएगा कि घरेलू सीमा में क्या क्या आएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी एक और क्वेश्चन आता है, इसको यही बताना था कि भारत की घरेलू सीमा क्या है। देखिए पहला आपको क्या होता है कि जो मैप हम बनाए हैं, देखिए ये हमारा घरेलू सीमा है, लेकिन घरेलू सीमा में आपका ये जो समुद्र है ना हमारा, तो लैंड से लेकर 12 मील तक के एरिया हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। क्या आता है हमारा यहाँ बंगाल है, तो हमारा ये 12 किलोमीटर के अंदर कोई भी नहीं आ सकता। ये हमारा क्या है पॉलिटिकल बाउंड्री, ये हमारा देश का सीमा है। यहाँ पर हम नौसैनिक नेवी किसी को मार सकते हैं गिरा सकते हैं दुश्मन के देश को, तो ये हमारा घरेलू सीमा। तो ये हमारा पहला चीज होगा। इसमें कुछ भी होगा उत्पादन होगा तो किसके जीडीपी में जुड़ेगा, ये पूरा ग्रीन वाला में उत्पादन है ये हमारे देश में जुड़ेगा। ठीक है पहला चीज तो यहाँ हुआ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कितना होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर एंड टेरिटोरियल वाटर, राजनीतिक सीमा और क्षेत्रीय जल कितना है 12 नॉटिकल किलोमीटर, नहीं कितना क्या होता है 1 नॉटिकल में 1.1 सब कुछ ऐसे जो हो 12 नॉटिकल। ठीक अब समझिए ये आपका क्या हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हुआ। दूसरा देखिए अब हम ये मैप देखो भारत है, ये ईरान है, इधर सऊदी अरब, फिर अफ्रीका, म्यांमार। अब देखिए आप सुनते होंगे दूतावास नाम सुने हैं, तो हम अपना दूतावास सऊदी अरब में खोले हुए हैं, क्योंकि जो हमारे नागरिक जाते हैं वहां जो भी करने, तो अपने कोई भी दिक्कत हो तो कहाँ अपना कहेंगे बताइए अपने दूतावास। अब भारत में भी सऊदी अरब का दिल्ली में दूतावास है, भारत में अमेरिका का दूतावास है, जापान का दूतावास है, लगभग 100-150 देश का दूतावास है, वो अपना आके यहाँ पर खोलते हैं। जर्मनी का दूतावास है। अब तो जो सऊदी अरब में है या ईरान में है या काबुल में है या इराक में है या मिस्र में है, हम अपना दूतावास खोले, तो यहाँ हम अपना IFS हमारे क्या जो होते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस IS के एग्जाम से, तो वो राजदूत बनते हैं। तो यहाँ रहना इसका वेतन कौन देता बताओ, अगर ये मिस्र में रहना तो कौन देगा बेटा, मिस्र सरकार देगी। तुम यहाँ कंपनी को अपना कंपनी लेकर बाहर में कंपनी फैक्ट्री खोले यहाँ से मजदूर है तो वो देश दे देगा। ये जो दूतावास है ना है तो मिस्र में, पॉलिटिकल बाउंड्री उसका है, लेकिन दूतावास हमारा भारत का भौगोलिक डोमेस्टिक बाउंड्री है। जो यहाँ के वेतन सैलरी खाना पीना सारा पैसा बस एक ही चीज आनी, बस ये वो घरवा हमारा डोमेस्टिक। उसी तरह से हम लगभग 200 देशों दूतावास खोले हुए। तो भारत का क्या हुआ जितना दूतावास है वो आपका क्या हो गया डोमेस्टिक।
उसी तरह से भारत में जो विदेशों के जितने दूतावास हैं वो यहाँ उनको पैसा उनका देश दे रहा है, इसलिए ये दूतावास भारत के डोमेस्टिक बाउंड्री, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर विदेशों का दूतावास जो भारत है, भाई हमारा दूसरे देश में हमारा होगा उनका नहीं होगा, तो उनका भी जो यहाँ है उनका होगा हमारा नहीं होगा, वाइस वर्सा। इस बात की तो हम तुमको पेन देंगे तो तुमको कॉपी देना, और तुम कॉपी नहीं दिया तो हम पेन देंगे, हम वहां कहेंगे हमारा ना होगा, हमारे का तुम्हारा नहीं है, समझ आया? तो डोमेस्टिक बाउंड्री 12 नॉटिकल मील प्लस पूरा अंदर और प्लस बताओ, समझ आया? थोड़ा सा 1% ये घरवा खाली है बस। मिस्र में क्या है, वो घर है वही भारत का भौगोलिक सीमा। ठीक है, अब सुनिए कि और एक और बच गया, जैसे हमारा जहाज जहां से उड़ा, खा पी के वेतन हम दे रहे हैं, अच्छा लगा मिस्र में, जापान में 2-3 दिन है ना, या फिर हमारा शिप है जहाज, या किसी के बंदरगाह आप 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर रह रहा है, ठीक है ना, उसका भी हमारा क्या है। तो हमारे क्या जो एरोप्लेन शिप पर जो कर्मचारी है, जो भारत से उनका सब ऑपरेशनल है और यात्रा में निकले हुए हैं, कई देश के बंदरगाह पर रुके हुए हैं, तो जहाँ वहाँ पे जो भी प्रोडक्टिव काम करे पैसे रुपए का, वो क्या हो जाएगा, सैलरी फैलरी, मतलब सामान बेचने वो नहीं, उनका सैलरी अमाउंट सब क्या हो गया, भारत के डोमेस्टिक बाउंड्री में होगा। और जीडीपी क्या कहता है, डोमेस्टिक बाउंड्री में जो भी हो रहा है, यानी कि क्या हो गया, ये पहला 1, ये हो गया 2 दूतावास, 3 और एक जो शिप जहाज भर गया वो 4। क्लियर? संयुक्त राष्ट्र संघ या दुनिया किसी ऑर्गेनाइजेशन में करने वाले भारत के कर्मचारी अगर हैं अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन में, वही भारत के डोमेस्टिक बाउंड्री में। ये पूछ देता है कौन सा डोमेस्टिक बाउंड्री है और कौन सा डोमेस्टिक बाउंड्री, तो आपके पास लिखा हुआ है ताकि आपको बोलेंगे। ये 12 नॉटिकल मील, दूसरा क्या हुआ, निवासियों द्वारा संचालित शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट, निवासियों द्वारा, मान गलत लिखा गया है ना, जहाज इत्यादि का परिचालन क्या लिखेगा, है ना, भारत निवासियों द्वारा संचालित, है ना, जहाज, हाँ विमान होगा, विमान और जहाज। क्लियर हुआ? तो ये डोमेस्टिक, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा देखिए, फ्लोटिंग वेस, ऑयल रिस, है ना, और विशेष आर्थिक फ्लोटिंग वेसल्स एंड ऑयल रिस एंड रीजन्स विद एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ना ना, जो इकोनॉमिक जोन है हमारा 200 किलोमीटर, 12 मीटर के बाद क्या है, 200 किलोमीटर तक इकोनॉमिक जोन है, 200 किलोमीटर जहां हम अपने खदान उदान कर सकते हैं। तो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या हो गया, हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या हो गया, यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गलत टाइप हो गया होगा। Floating vessels and royalties and region with exclusive rights of exploitation of that special economic zone। तो जो विशेष, ठीक है, तो जो आपका हमारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जानते हो क्या होता है, देखो ये समझिए, हर देश में सुन लीजिए, हर देश में आपके देश से 200 किलोमीटर, कितना, 200 नॉटिकल मीटर, इसमें आपको अधिकार है कि आप खोज कर सकते हैं वेंडर्स का, तेल का, गैस का, और इसका क्या कर सकते हैं, उत्पादन। अब मान लो कि 200 किलोमीटर यहाँ हो जाता है, इधर बांग्लादेश भी तो है, तो दोनों का क्या होगा, हाफ हाफ बांटा जाएगा। अगर 2 देश का रहा है तो इधर 100 किलोमीटर है, आपका है 200, तो 100 हमरे हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, फिर 50-50 हो, अगर 200 से कम है तो ऐसे 200 किलोमीटर तक। ये आपका, इसलिए आप देखते होंगे कि हमारी जहाजें जाती है और तेल फिर का खोज कर समुद्र। तो यहाँ पर ये कि किसी का अपना राजनीतिक सीमा नहीं है, मतलब अगर कोई दूसरा विदेश रहेगा तो भी कर सकता है, ठीक है। तो इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, ये चौथा हो गया बस। अब इस सब का, अब देखिए समझिए इसको, अब जीडीपी समझिए,
ये हो गया चार कंटेंट हो गया, ठीक है ना। अब आप इसमें गूगल में जब डालिएगा कि डोमेस्टिक सीमा, डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ, आ गया, देखिए डोमेस्टिक बाउंड्री, ठीक है। आपको टेरिटोरियल वाटर जो 12 नॉटिकल में क्षेत्रीय पॉलिटिकल होता है। दूसरा शिप एंड एयरक्राफ्ट, ऑयल एंड गैस, डिप्लोमेटिक मिशंस एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ये सब आपका क्या हो गया, ज्योग्राफिकल या डोमेस्टिक बाउंड्री। ठीक है, अब समझिए, अब इसको अपने लैंग्वेज में समझते हैं और लगभग खत्म ही हुआ है। तो ये 4 चीज डोमेस्टिक सीमा में है, याद रखिएगा। पॉलिटिकल बाउंड्री प्लस 12 नॉटिकल वाटर टेरिटरी, और जहाज या समुद्र में आपका कोई खुदाई कर रहे हैं वो, ठीक है ना, वो चीज। और तीसरा आपका राजदूत, ये सब क्या है, आपका डोमेस्टिक बाउंड्री है। तो बस ये मेन है, मेन तो यही काम होता है, और एक आध रुपया में सब काम होता है। राजदूत वाला तो ऐसे है ना, 12 किलोमीटर तो आपका तो देश का सीमा ही है। एक और है कि समुद्र इधर कहीं खुदाई उदाई करके काम कर रहे हैं, तो विदेश से बाहर है ना, तो अपना डिस्टेंस नहीं होगा ना, नहीं तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा ना, वो तो कैसे जोड़ेंगे। इसने कहा कि नहीं, वो देश के लिए जो खुदाई उदाई का काम कर रहे हैं कंपनी को, वो किसी देश के अंदर नहीं कर रहे, बल्कि समुद्र में कोई पहाड़ी मिला उसमें से मिनरल तो निकाल रहे हैं, तो 6 महीना 8 महीना रह सकते हैं, तब ये नहीं कर सकते, कोई निवासी हमारे नहीं है, क्योंकि वो हमारा आर्थिक सीमा के अंदर वो क्लियर है। हो सकता है यहाँ पर आर्थिक सीमा है, यहाँ पे वो जापान वाला, वो जापान का काम कर रहा है, एक ही जगह पर हम भी है, जापान के, तो जो जिस देश का उसका आर्थिक सीमा उसका आमदनी चल जाएगा। अब देखिए जीडीपी में, अब इतना समझने के बाद अब लेक्चर समझिए, इसे हटा दीजिए। अब जीडीपी क्या हुआ उसको मोटा मोटी हम लोग देखेंगे, और टेक्निकल लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए मोटा मोटी समझेंगे। देखो अब हमने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि किसी जीडीपी क्या निकलता है किसी एक साल का, हो जाएगा, अभी इंतजार करिए 10 मिनट, एकदम 100% जो 3-4 चीजें चल रही दिमाग में, वो अगले 5 मिनट के लेक्चर में सब खत्म हो जाएगा, इसलिए कंसंट्रेट करिए। हाँ जब कहाँ है, ट्रेन है, हाँ जाओ तो वीडियो देख लेना, ठीक है, 10 मिनट में खत्म भी हो जाएगा। तो ध्यान दो इधर, अब जीडीपी को व्यवहारिक रूप से समझ लेते हैं। तो हमने अभी क्या कहा कि किसी देश के सीमा के, हाँ समझिए, किसी देश के, भारत देश में भी है, तो किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर, मान लीजिए भारत, तो ये भौगोलिक सीमा यहाँ, किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर सब बाकी डायरेक्ट समझते हैं, उत्पादित समस्त वस्तु, उत्पादित का मौद्रिक मूल्य। तो भारत किसी एक साल, तो किसी एक साल में भारत में यहां से लेकर यहां तक जो भी उत्पादन हो रहा है, तो भारत का क्या हो जाएगा, अनिवासी। कोई एक महीना के विदेशी लोग आया, एक महीना कुछ काम करके चल गया, तो भारत की जीडीपी गिराएगा, कम से कम कितना। यहाँ हमारी कोई कंपनी है, उसमें हम किसी इंजीनियर का हायर कर लिए, वो भले आया अपना, लेकिन तो कंपनी का पूरा सेटअप है ना, वहां पर व्यक्ति नहीं, वहां पर क्या हो गया, कंपनी। तो हमारे छोड़ो, वो सब भी छोड़ो, हमारे देश में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी उत्पादन हो रहा है, ये सब भौगोलिक सीमा, ये हमारे देश का क्या होगा, लेकिन उसमें अंतर है, जापान के यहाँ पर राजदूत है, इनका जोड़ा एक आना दो आना के बराबर है, तो हम वो सब हटा के समझते हैं। टेक्निकल समझ गया ना, कहाँ होगा कहाँ। अब हम नॉर्मल समझते हैं कि इस तरह से किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, वो हमारे देश का। अब बताइए, क्वेश्चन बताइए कि इसमें एक कंपनी जो है जापान की है ना, और 10-12 उसका आउटलेट है दिल्ली में। कंपनी कहाँ की है, और काम कहाँ कर रहा है, दिल्ली में। अब बताइए भारत का जीडीपी होगी जापान का, यही तो आशा ही था, वही तो कह रहे, कुछ लोग कह रहे हैं जापान का, मतलब दूर झापड़ दे धर्मशाला बैठे लो, 6 छोड़िए ना, जो पढ़ा
लगभग जो इतना फंड लगाता है करता है वो सब यही रहता है। अब जापान का कंपनी है, अभी क्या बोले कि जो भी यहाँ से लेके आते, जो भी उत्पादन हो रहा है, किस देश का जीडीपी होगा? ये बट लगाएंगे तब ना हम कुछ बोलेंगे। सामान्य परिभाषा, किस देश का जीडीपी होगा? सामान्यतः किसका? अच्छा, हमारी कंपनी जाके काबुल में संसद बना रही है। 1 साल से वहां पर काबुल में जाकर वहां पार्लियामेंट बना रही थी और वो 500 करोड़ का बजट था। बताइए, ये काबुल जो पार्लियामेंट बना रहा है वो भारत का जीडीपी होगा कि अफगानिस्तान का? क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के भौगोलिक सीमा में है। किसके भौगोलिक सीमा में? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो हमारे देश में चाहे विदेशी हो, अब ये सब विदेशी कंपनियां तो दुनिया भर के हैं, दुनिया भर के हमारे विदेशी कंपनी, अलग अलग देश का देखो कंपनी है, सब तो विदेशी है कि नहीं? सब है ना? इस देश में ये पूरे भारत का क्लियर। अब देखिए, अभी हमारे के यहाँ जो जीडीपी है, एक क्लास और कर रख लें क्या? क्योंकि में बहुत सारा चीज है और बदल हो जाएगा, ठीक है ना? तो जल्दीबाजी में, और 1:44 हो भी गया।